हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति अपना कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर आपने पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड मतलब प्रकाश वर्धन प्रभाव देखा। फिर उसके बाद डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन यानी डी ब्रॉगली का द्रव्य कण तरंग समीकरण देखा। यानी वहां पर आपने देखा था कि जो आपका प्रकाश है, विकिरण है, वो भी कण जैसा व्यवहार करता है और जितने भी आपके द्रव्य कण है वो सभी आपके तरंग जैसे व्यवहार करते हैं। तो अब आपका ये नया चैप्टर है। देखो, अब ये अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हो तो एनसीईआरटी में केवल इस चैप्टर का नाम दिया है परमाणु ना, और इसी चैप्टर में परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना तीनों को मिला दिया। और अगर आप साइड बुक के हिसाब से देखोगे तो साइड बुक को इन दोनों में एक में किया है और इनको अलग किया है। यानी साइड बुक में ये दो चैप्टर बना है। पहला चैप्टर जो आपका है उसका नाम होगा परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन और जो अगला चैप्टर है यानी दूसरा जो चैप्टर है उसमें केवल बोल दिया नाभिक, या कहीं कहीं बोला है नाभिक की संरचना ना, नाभिक की संरचना। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चलते हैं ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से कुल चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु। जहां आपका ये खत्म होगा, जहां से ये स्टार्ट होगा उसको वहां पर थोड़ा आधा पेज अगर बचा रहेगा छोड़ के नए पेज से बस स्टार्ट करने के, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम आप क्या डालो? परमाणु। अब परमाणु की संरचना के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। केवल परमाणु की संरचना ही, बाकी सब चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जो देखना है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना मतलब परमाणु बना कैसे है, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, ये सब होता है कैसे है, उसके अवयव क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या है, यही सब तो इसकी संरचना। और इसके लिए अपना समय समय पे सबसे पहले आपको पता होगा कि जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, जिसको आप कहते हो प्लम पुडिंग मॉडल ना, या तरबूज वाटरमेलन मॉडल भी उसको कहीं कहीं बोला जाता है। यानी उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु है वो परमाणु का जो पूरा भाग है वो परमाणु तरबूज के जैसा है। कैसे? जैसे तरबूज में बीज कहीं 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 केवल धंसा रहता है ना, वैसे ही परमाणु में हर जगह धनावेश एक तरफ से वितरित है और उसके बीच में कहीं कहीं क्या है? केवल ऋणावेश है। ये हर जगह धनावेश है, लेकिन बीज की तरह तरबूज के बीज की जगह कहीं कहीं क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जितना तरबूज का बीज है उतना ही, जितना पूरे जगह आवेश है धनावेश, उतना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश मिला के ऋणावेश है। और इस प्रकार से जितना प्लस आवेश उतना माइनस आवेश, और परमाणु आपका क्या हो जाएगा? उदासीन। जितना प्लस आवेश उतना माइनस आवेश, तो प्लस माइनस बैलेंस करके उदासीन होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच बीच में तरबूज के बीज की तरह नहीं धंसे। समझ में आ रहा है ना? कैसे रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। इनका मॉडल फेल होने के बाद इसको सुधारा है बोर्ड्स ने। रदरफोर्ड के पहले ही मार्क्स कार्ड में आके बताया गया था कि जो आपका कोई भी तत्व होता है वो छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। फिलहाल हमें ये सब लिखना नहीं, हमको रदरफोर्ड से स्टार्ट करना है। तो हल्का सा हमने केवल थॉमसन का देख लिया। रदरफोर्ड से पहले थॉमसन का मॉडल आया था। थॉमसन ने क्या बोला था कि परमाणु का समस्त धनावेश पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित है, और जो ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉनों के रूप में बीच बीच में, जैसे तरबूज का बीज जगह जगह धंसा होता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी धंसा होता है, जो कि पूरी तरीके से क्या हुआ? फेल हुआ। फिर क्या हुआ? क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसके बाद 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने आया। रदरफोर्ड ने क्या बताया? उन्होंने एक सोने के पन्नी पर, सोने के पतली पन्नी पर अल्फा कण का क्या किया? बौछार किया, बम्बार्डमेंट करवाया, यानी उसका प्रकीर्णन करवाया। इसीलिए इनका प्रयोग का नाम आप जानते हो ना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने किया, इसलिए रदरफोर्ड का प्रयोग। और कैसा प्रयोग है? इन्होंने सोने की पतली पन्नी पे अल्फा कण के बारे में आपको पता है ना, 2He4 का क्या होता है? नाभिक। कभी इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा है कि जो अल्फा कण है क्या? हीलियम का नाभिक। हीलियम और हीलियम के कई समस्थानिक होते हैं, तो उसमें हमको कौन सा लेना है? 2He4। तो जो 2He4 हीलियम है उसका नाभिक ही क्या कहलाता है? अल्फा कण। तो उन्होंने अल्फा कण का क्या कराया? बमबारी कराया, यानी प्रकीर्णन कराया। किस पे? सोने की पतली पन्नी पर। तो उन्होंने क्या देखा? जैसे ये कोई परमाणु है, जब उन्होंने अल्फा कण का प्रकीर्णन कराया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या हुए? बिना विक्षेपित हुए सीधे सीधे निकल गए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा? खाली होगा। फिर उन्होंने देखा कुछ अल्फा कण क्या हुए? छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए ना। कुछ अल्फा कण क्या हुए? छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 90 अंश, देखो अभी इसका 90 अंश से कम ही कोण बना है। 90 अंश कब बनता? जब ऐसे करवाए हैं और ये
इस तरीके से विक्षेपित होकर निकलता है, तब ये जाके 90 अंश का कोण हुआ। अगर इससे कम विक्षेपित हुआ तो ये 90 अंश से कम कोण है। हाँ, इससे ज्यादा विक्षेपित हो गया तो ये 90 अंश से ज्यादा कोण हुआ। उन्होंने देखा कुछ ऐसे भी कण हैं जो 90 अंश से ज्यादा कोण बनाते हुए क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, और कुछ ऐसे कण थे जो एग्जैक्ट 180 अंश के कोण पे वापस लौट आए। तो इन्होंने इस अपने प्रयोग से ये जो निष्कर्ष निकाला, पहले भी इनका देखेंगे कि इन्होंने अपने प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाला, और जो निष्कर्ष निकाला इसी निष्कर्ष के आधार पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया। तो इनका निष्कर्ष क्या है, पहले आप समझ लो। पहला निष्कर्ष, अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, तभी तो बिना विचलित हुए सीधे निकले हैं। यानी पहला निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। यानी खाली होने का मतलब कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। अब कुछ रोकने के लिए नहीं होगा तभी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। दूसरा इन्होंने क्या बात बताया कि देखो भाई, कुछ कण, जैसे जो कण परमाणु के सतह के अंदर जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, यानी जो सेंटर के थोड़ा करीब आ रहे हैं वो थोड़ा कुछ कोण से क्या हुए, विचलित हुए। और ये विचलित क्यों हुए होंगे, क्योंकि भेजा क्या है इन्होंने, अल्फा कण को भेजा है। अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित। तो धनावेशित को प्रतिकर्षित किया होगा तभी तो ये रिपल हुआ होगा, यानी मुड़ा होगा। और धनावेशित को प्रतिकर्षित करने वाला कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ धनावेश। ऋणावेश तो प्लस को आकर्षित कर लेगा ना, ऋणावेश प्लस को आकर्षित करेगा और प्लस को प्लस ही प्रतिकर्षित कर सकता है। यानी अल्फा कण जो प्रतिकर्षित हुआ है तो इसको कौन प्रतिकर्षित किया होगा, धनावेश। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, यानी ये जो अल्फा कण प्रकीर्णित विक्षेपित हो रहा है, कुछ एंगल पे मुड़ रहा है, इस बात का मतलब क्या है, अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्या है, धनावेश है। फिर उन्होंने देखा कि जो बहुत कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो 90 अंश से ज्यादा एंगल पर विक्षेपित हुए हैं या एग्जैक्ट 180 अंश के कोण पे वापस आ गए। इस बात का मतलब क्या हुआ, और ये बहुत कम ही है, और ये वही विक्षेपित हुए जो इस परमाणु के सेंटर की तरफ है। यानी अगर प्लस आवेश बाहर होता तो प्लस वाला भी, उधर वाला भी विक्षेपित होना, क्योंकि विक्षेपित होने का काम ये अल्फा कण है। अल्फा कण विक्षेपित हुआ है और अल्फा कण के पास धन आवेश है, तो इन धन आवेश को विक्षेपित तो धन आवेश ही किया होगा। लेकिन ये बाहर का नहीं विक्षेपित हुआ, यानी बाहर तो धन आवेश नहीं है, ये सेंटर के पास ही विक्षेपित हुआ है। यानी सभी धन आवेश कहाँ होगा, एक सेंटर में इकट्ठा। इससे यही तो निष्कर्ष निकल रहा है ना, क्योंकि विक्षेपित कहाँ हुआ, सेंटर में ही विक्षेपित हुआ है, और सेंटर में विक्षेपित कौन हो रहा है, प्लस आवेश। प्लस आवेश को विक्षेपित करने वाला क्या होगा, प्लस आवेश। यानी सेंटर में बहुत सारा प्लस आवेश होगा, तभी इसी वजह से सेंटर वाले क्या हुए, जो अल्फा कण है वो 90 से अधिक कोण पे या 180 अंश के कोण पे क्या हो गए हैं, विक्षेपित हो गए। तो यानी इनका तीसरा निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो कहाँ एकत्रित है, एक छोटे से जगह में संकेंद्रित है, और इसी जगह को इन्होंने क्या बोला, नाभिक। इसको क्या बोला, यानी परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ एकत्रित है, नाभिक में एकत्रित है। जबकि रदरफोर्ड जे थॉमसन ने क्या बोला था, पूरा धनावेश एक समान रूप से पूरे परमाणु घटा है, जबकि ऐसा नहीं है, धनावेश तो केवल सिर्फ एक जगह पर एकत्रित है। और गणना के बाद ये देखा गया कि इस नाभिक का जो आकार होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर के कोटि का, और जो पूरा परमाणु होता है इस परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। कौन छोटा है, नाभिक की परमाणु, नाभिक छोटा। अरे भैया ये 10⁻15 है और ये 10⁻10 है, 10⁻10 बड़ा है, 10⁻15 और छोटा है। ये माइनस में 15 है ना, तो यानी इसका ये 10, नाभिक सीधी सी बात है छोटा है, और ये कितना बड़ा है, और कितना अंतर है, लगभग 10⁻5 का, लगभग 10⁻5 का अंतर है। 10⁻5 मतलब 1 लाख गुना का, लगभग 1 लाख गुना का अंतर है कि नहीं है, 10⁻5 यानी 1 लाख। यानी अगर, और ये बताया गया अगर नाभिक, जैसे फुटबॉल का एक मैदान होता है ना, तो फुटबॉल का एक मैदान में जो आपका फुटबॉल है अगर वो नाभिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो पूरा फुटबॉल है वो पूरे परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी फुटबॉल नाभिक हुआ और पूरा मैदान आपका परमाणु हो गया। परमाणु इतना बड़ा है, नाभिक तो उसमें एक छोटे से जगह पे केवल है। इसके आकार को इस तरीके से अनुमानित किया जा सकता। फिर चौथा इन्होंने क्या देखा, जैसे ये हो सकता है 30 अंश से विक्षेपित हुआ हो, ये हो सकता है 135 अंश से विक्षेपित हुआ हो, और कोई कण है जैसे 180 अंश विक्षेपित हुआ है, तो अलग अलग कोण पे हो सकता है कि 135 अंश पे 3-4 कण विक्षेपित हुआ हो, 140 अंश पे 5-6 या 2-3 कण विक्षेपित हुआ, 180 अंश पे केवल 1-2 कण विक्षेपित हुआ है। तो किसी थीटा कोण पे अलग अलग कोण पे अलग अलग विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या अलग अलग है। अरे अल्फा कण ही तो भेजे, अल्फा कण ही विक्षेपित होकर वापस आ रहे हैं, तो थीटा कोण पे जो विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या n वो प्रोपोर्शनल होता है 1 का पावर sin का पावर 4 थीटा। इन्होंने अपने कैलकुलेशन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला
कि जो थीटा कण पे विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या है वह अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा थीटा क्या है, जिस कोण से विक्षेपित हुए, और इन क्या है, उस कणों की संख्या। तो थीटा कोण पे विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या वो थीटा के जा का पावर 4 का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। साइन का मतलब जा और पावर 4 मतलब उसके चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या निकाला, ये सिर्फ सोने के पन्नी पे नहीं किया, इन्होंने अलग अलग प्रकार के अलग अलग धातुओं के अलग अलग तत्वों के पन्नी पे अल्फा कण का बम्बार्डमेंट करवाया, यानी बौछार करवाया, और देखा कि किसी एक धातु के लिए थीटा कोण पे हो सकता है 5 कण वापस आए, किसी दूसरी धातु के जब पन्नी पे इन्होंने अल्फा कण का बौछार कराया तो थीटा उतने ही कोण पे 10 कण आ गए वापस, उतने ही कोण पे हो सकते 4 ही कण वापस आए हो। यानी अलग अलग धातुओं के लिए थीटा कोण पर जो रिटर्न आने वाले या थीटा कोण पे विक्षेपित होने वाले जो कणों की संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। इस बात का मतलब क्या है कि सभी धातुओं का नाभिक एक जैसा नहीं है, सभी धातुओं का नाभिक अलग अलग है। तभी तो कोई, क्योंकि अल्फा कण जो भेज रहे वो तो समान है सबके लिए, लेकिन ये किसी इतने कोण पे हो सकता है 10 को वापस कराया, कोई इतने ही कोण पे 5 को वापस कराया, कोई इतने ही कोण पे 2 ही को ही वापस कराया। तो जितना कम वापस कराया यानी उतना कमजोर नाभिक है, यानी सबका नाभिक क्या है, अलग अलग है। इन्होंने अपने प्रयोग से यही 5 निष्कर्ष निकाला। ठीक है, इनका प्रयोग क्या है, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का क्या कराया, बौछार कराया। इससे इन्होंने क्या देखा कि कुछ बहुत सारे अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण पर विक्षेपित हुए और कुछ अल्फा कण तो 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होके वापस आ गए। जैसे ये जो अल्फा कण है, ये देखो एक ये भी विक्षेपित हुआ है और ये भी विक्षेपित हुआ है, जो नाभिक से जितना दूर है उतना ही कम विक्षेपित है। देखो ये नाभिक से ज्यादा दूर है, ये देखो केवल इतना कोण विक्षेपित हुआ है। ये नाभिक के और पास पहुंचा, ये इतना कोण विक्षेपित हुआ। ये नाभिक के और पास आया, 90 अंश से देखो ज्यादा विक्षेपित हुआ। तो जो नाभिक के जितना पास जा रहा है उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। तो 3 पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए हैं, कुछ अल्फा कण 90 अंश से कम कोण पर विक्षेपित हो गए, लेकिन विक्षेपित होकर फिर वापस आगे ही निकले, वापस रिटर्न नहीं आए। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर पुनः वापस आ गए। तो इस प्रयोग से इन्होंने क्या निकाला, कुछ निष्कर्ष निकाले। तो हम पहले प्रयोग के बारे में लिखेंगे, फिर इनके निष्कर्ष के बारे में लिखेंगे, और इन्हीं निष्कर्षों को मिला के इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। फिर हम क्या देखेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आप हेडिंग डालो, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा, सीधा आप ऐसे सिंबॉलिक लिख लेना, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, किस ईस्वी में, 1911, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर तीव्रगामी अल्फा कणों, और आप कोष्ठक में जरूर लिख लेना 2He4 का नाभिक, तीव्रगामी अल्फा कणों का बौछार यानी बम्बार्डमेंट ना, बौछार कराया, तथा देखा कि अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश क्लास 11 में पढ़े हो गए आप, क्लास 11 में शायद पढ़े होगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में परमाणु की संरचना केमिस्ट्री में पढ़े होगे। देखा कि अधिकांश अल्फा कण, वहां पर भी तो पूरा परमाणु का संरचना था, इलेक्ट्रॉन का खोज से वहां पर स्टार्ट हुआ है ना पूरा। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण छोटे कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं।
विक्षेपित होकर निकल जाते हैं, निकल जाते तथा कुछ अल्फा कण, कुछ और यानी बहुत कम, यानी लगभग 10,000 में से एक दो ना, तथा कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर वापस लौट आते हैं, वापस लौट आते, और 180 अंश के कोण पर कितने वापस आते हैं? लगभग 10,000 में से एक दो। ठीक है, एग्जैक्ट 90 अंश से अधिक पे आपको 10-5 मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर कोई 180 अंश पे तो लगभग 10,000 में से एक ही रेशियो है। आप कई बुक पढ़ोगे साइड बुक तो वहां पर आपको मिलेगा 180 अंश के कोण पर वापस आने वाले कणों की संख्या लगभग 10,000 में से एक दो कण, यानी इतना कम। यानी नाभिक इतने छोटे से जगह में संकेंद्रित है। फिगर बनाने के हम लोग नाभिक कितना बड़ा बना देते हैं, नाभिक बिल्कुल एकदम सुई की नोक जैसा है ना। अगर आपका इतना बड़ा परमाणु है तो सुई की नोक जैसा लगभग इसका क्या होगा? नाभिक होगा। अब खुद सोचो, पूरा इतना बड़ा ग्राउंड और छोटा सा फुटबॉल नाभिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उतना पूरा बड़ा ग्राउंड परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी परमाणु बहुत बड़ा है, नाभिक तो बहुत छोटे से जगह में क्या है? संकेंद्रित है। तो नाभिक बहुत हल्का होगा, बहुत भारी होगा? नाभिक बहुत भारी होगा। तो उसका जो नाभिक है, नाभिक इतना छोटा क्यों ही ना हो, क्योंकि पूरे परमाणु का जितना द्रव्यमान है वो पूरा नाभिक में ही है। नाभिक के तो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, और नाभिक में ही प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, यही दोनों के पास तो असली द्रव्यमान होता है। और बाहर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने दूर में घूम रहा है? उतने बड़े पूरे ग्राउंड में घूम रहा है। और नाभिक यानी छोटे से फुटबॉल के अंदर प्रोटॉन बैठा है, न्यूट्रॉन बैठा है, यानी उसी छोटे से जगह में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, और प्रोटॉन का भी द्रव्यमान अच्छा होता है और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान अच्छा है। जो बाहर घूम रहा है उसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है। तो नाभिक का साइज छोटा है, लेकिन उसका मास बहुत बड़ा है। ठीक है ना? चलो, तो क्या लिखोगे? तथा कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर वापस लौट आते हैं। तो ये तो उनका इनका परिकीर्ण का प्रयोग फिगर भी बना लेना। चलो, अभी हम लोग आगे देखेंगे ये सब और लिखेंगे, क्योंकि जब नाभिक का आकार पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में हम लोग लिखेंगे ना, देखेंगे। तो आओ पहले आप इसका फिगर बना लो। तो ये क्या है? ये आपका पूरा परमाणु है ना, और इधर आपका छोटे से जगह में क्या संकेंद्रित है? ये छोटे से जगह में क्या है? आपका नाभिक है। तो अधिकांश तो अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। ये नीचे वाले भी जो होंगे ये भी सीधे निकल जाएंगे। जो अब नाभिक के पास है थोड़ा सा घुमा और नाभिक के पास आएगा और विक्षेपित होगा। इधर जो नाभिक से थोड़ा दूर होगा कम विक्षेपित होगा। अब जो नाभिक के और पास है वो और ज्यादा विक्षेपित होगा। कुछ तो 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, वापस आ गए। ये और नाभिक के पास गया तो और ज्यादा विक्षेपित होकर वापस आया। और जो एग्जैक्ट मान लो यहाँ पर हम फिगर बना नहीं पाए, ये सभी भी आपका यहाँ पर कुछ क्या होगा? नाभिक कुछ ऐसा होगा, जो नाभिक से एकदम टकराएगा वही वापस आएगा। ठीक है, लेकिन अब दिखेगा ही नहीं तो हम लोग लगभग नाभिक को फिर कुछ ऐसा बना देते। ठीक है, बना लेना आप इसको समझ के उसी में। तो समझ में आ रहा है ना? तो बनाओ आप इस। ये आपका क्या है? नाभिक। नाभिक। और ये क्या है? अभी नाभिक का नामकरण कहाँ हुआ है जो नाभिक लिख दिए? लिख दो, हम बाद में पढ़ लेंगे, जानते पहले से पढ़ लेंगे बाद में। इसे कॉपी कर चुके होगे। अब आप हेडिंग डालो, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष। अब इन्होंने 5 निष्कर्ष निकाला है। अब उन 5 निष्कर्ष को आप देखोगे। अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष, या पूरा लिख सकते हो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष। प्राप्त निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आपको याद ही हो चुका होगा। पहला निष्कर्ष इनका क्या है?
कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे, इस बात का मतलब क्या हुआ, अधिकांश भाग परमाणु का क्या है, खाली है, तभी तो बिना विचलित हुए। जब कुछ होगा सामने पड़ेगा तब तो टकरा के वापस आएगा, और जब सीधा सीधा निकल जा रहे हैं रोकने के लिए कोई है ही नहीं, यानी अधिकांश भाग क्या है, खाली है। तो आप ये लिख सकते हो कि अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है, या आप चलो लिख दो, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन से निम्न निष्कर्ष निकाला, निम्न निष्कर्ष निकाला। देखो निष्कर्ष और मॉडल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल भी आपको पढ़ना है। निष्कर्ष और मॉडल में इतना, निष्कर्ष का मतलब ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, जो जो रिजल्ट उनको मिला वो निष्कर्ष है, और उन रिजल्ट के आधार पे एक अपना नियम बना देना ये मॉडल है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकलना, निष्कर्ष निकलने का मतलब जैसा जैसा हुआ बस वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला था कि चूंकि अल्फा कण अधिकतर बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, यानी परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। तो आप लिखो अल्फा कण प्रकीर्णन में, अल्फा कण प्रकीर्णन में अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन में अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला, कुछ कुछ अल्फा कण थोड़े से कोण बना के विक्षेपित हुए हैं। विक्षेपित होने ख्याल नहीं है, ये तो था आपका नाभिक, ये आपका परमाणु, अधिकांश तो सीधा निकल गए हैं। कुछ अल्फा कण कुछ एंगल पे विक्षेपित होके निकलते हैं। तो विक्षेपित क्यों होंगे, अल्फा कण है, अल्फा कण पे धन आवेश है, तो किससे विक्षेपित होंगे, धन आवेश से ही तो प्रतिकर्षित होता है, यानी परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, जो धन आवेश है परमाणु के कहीं ना कहीं अंदर ही है। तो हमको इतना नहीं लिखना, इसमें केवल इतना क्या लिखना है कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे एंगल पर विक्षेपित होकर निकल जाते हैं। चूंकि अल्फा कण पर धनावेश होते हैं, अतः इन्हें प्रतिकर्षित करने वाला धनावेश ही होगा। भाई धनावेश को धनावेश ही तो प्रतिकर्षित कर सकता है, अगर ऋण आवेश होता ऋण आवेश इसको क्या कर लेता, आकर्षित कर लेता, और अगर कोई आवेश ना होता तब तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता, फिर कोई फोर्स ही नहीं लगता, कोई बल ही नहीं लगता। प्रतिकर्षित हुआ यानी अंदर धनावेश ही है, यानी इसको प्रतिकर्षित करने वाला धन आवेश ही होगा। तो दूसरा नियम लिखो, कुछ अल्फा कण अल्फा कण को आप ऐसे भी दर्शाते हो, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित होकर निकल जाते, चूंकि अल्फा कण धनावेशित होता है, अल्फा कण धनावेशित होता, इसलिए इन्हें प्रतिकर्षित करने वाला धनावेश ही होगा,
तीसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला, कुछ अल्फा कण क्या हुए 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर वापस आ गए हैं, यानी बहुत प्रबल रूप से विक्षेपित हुए, बहुत प्रबल रूप से प्रतिकर्षित हुए हैं। अरे वापस आ गए, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर प्रतिकर्षित होकर कुछ एंगल पे गए तो समझ में आता है, लेकिन कुछ 90 अंश से अधिक कोण पर प्रतिकर्षित होके वापस रिटर्न वापस आ गए, यानी उसी तरफ वापस आए हैं। अरे देखियो ना ऐसे। और कुछ तो 10,000 में लगभग 2-4 कण ऐसे हैं कि जो एग्जैक्ट 180 अंश का कोण बना के वापस आए। इस बात का मतलब क्या हुआ, प्रबल रूप से प्रतिकर्षित हुए हैं, यानी अंदर कोई प्रतिकर्षित होने का मतलब धनावेश से ही प्रतिकर्षित हो रहा है पहली बात, और प्रबल रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं यानी अंदर कोई प्रबल धनावेश बैठा है, और उसी अंदर जो बैठा प्रबल धनावेश है उसी भाग को, उसी हिस्से को इन्होंने क्या नाम दे दिया, नाभिक। तो तीसरा निष्कर्ष नाभिक के बारे में, तो आप क्या लिखोगे, कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर पुनः लौट आते हैं, अतः परमाणु के अंदर का भाग प्रबल रूप से धनावेशित है। इस भाग को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इन्होंने नाभिक नाम दिया। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखते हुए मिलेगा कि अतः परमाणु का समस्त धनावेश एक ही भाग में, परमाणु के अंदर ही एक ही भाग में केंद्रित है। इस बात का वही तो मतलब हुआ ना कि जो समस्त परमाणु का लगभग धनावेश है वो एक ही जगह इकट्ठा है, और उस जगह को, उस भाग को इन्होंने क्या नाम दे दिया, नाभिक। और गणना द्वारा इन्होंने लगभग देखा, गणना द्वारा पाया गया कि नाभिक का आकार, नाभिक छोटा है परमाणु से, नाभिक बड़ा है परमाणु से, नाभिक तो परमाणु से छोटा ही है, तो उसका साइज परमाणु के साइज से छोटा ही होगा। तो नाभिक का, गणना द्वारा पाया गया कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का तथा परमाणु का भाग कितने कोटि का, हाँ 10⁻⁻10, हाँ, तथा परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है। ठीक है, चौथा निष्कर्ष आप ये पूरा लिख चुके हो, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर चौथा निष्कर्ष आगे हम लिखें। पीछे कॉपी कर चुके होगे। चलो, चौथा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला है कि देखो अलग अलग कोण पे प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या अलग अलग है ना। तो इन्होंने देखा है कि अलग अलग कोण पे प्रकीर्णित होने वाले अगर कणों की संख्या n है तो n यह प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/sin का पावर 4 थीटा। और थीटा ना बोल के हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, θ/2 आप बोलना ज्यादा सही रहे, मतलब ज्यादा सही नहीं, यही है θ/2, यानी वो जो कोण बना उस कोण के आधा का जो साइन माने जा उसके चतुर्घात के अनुपाती होता है। तो आप इसमें चौथा पॉइंट लिखना, हाँ, sin पावर 4 1/sin पावर 4 के अनुपाती या sin पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती। केवल आपको इसको और इसको बोलना था, व्युत्क्रमानुपाती बोलोगे। अगर आपको ये पूरा बोलना है 1/sin का पावर 4, तब आप क्या बोलोगे, अनुक्रमानुपाती। जब आप पूरा बोलोगे 1/sin का पावर 4 θ/2 तो अनुक्रमानुपाती बोलोगे, केवल इतने बोलोगे व्युत्क्रमानुपाती बोलोगे। तो लिखो यहां पर यन क्या, यदि थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाली कणों की संख्या, विक्षेपित
होने वाली कणों की संख्या कैपिटल N हो तो n ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/sin का पावर 4 θ/2। ये भी इन्होंने अपना एक निष्कर्ष प्राप्त किया। पांचवा इन्होंने क्या देखा, ये प्रयोग केवल ये सोने के पन्नी पे नहीं किए, अलग अलग धातु के पन्नी पे फिर प्रकाश को इन्होंने प्रकीर्णित कराया और देखा कि वहां से क्या देखा कि थीटा कोण पे वापस आने वाले कणों की संख्या क्या है, अलग अलग है। जैसे सोने के पन्नी के लिए हो सकता है कि 90 अंश से अधिक कोण पे आने वाले कणों की संख्या 10 है, तो अलग धातु पर जब इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया तो देखा कि 90 अंश से अधिक कोण पर आने वाले कणों की संख्या 15 है, किसी के लिए 20 है, किसी के लिए 200 है, किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 8 है। यानी अलग अलग परमाणु अलग अलग रूप से प्रतिकर्षित कर रहा है और प्रतिकर्षित करने वाला धनावेश है, धनावेश यानी नाभिक। तो अगर सबका नाभिक अलग अलग होगा तभी तो अलग अलग संख्या में प्रतिकर्षित कर रहा है, अलग अलग संख्या में प्रकीर्णित करा रहा है, अलग अलग संख्या में विक्षेपित करा रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ, सभी का नाभिक एक जैसा नहीं है, सभी का नाभिक अलग अलग है। ऐसे ही बात है भाई, किसी के नाभिक में 5 प्रोटॉन होगा, 4 न्यूट्रॉन होगा, किसी में 10 न्यूट्रॉन, कुछ अलग न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। तो सबके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, सबका नाभिक अलग अलग होता भी है। तो पांचवा पॉइंट लिखो कि रदरफोर्ड ने अलग अलग धातु के पन्नी पर अल्फा कण का प्रकीर्णन करा के देखा कि अलग अलग धातुओं से थीटा कोण पर विक्षेपित होने वाली अल्फा कणों की संख्या भिन्न भिन्न है। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि क्या निष्कर्ष निकाला, अलग अलग धातुओं के लिए परमाणु की संरचना यानी उसका नाभिक अलग अलग है। निकाला कि भिन्न भिन्न धातुओं या भिन्न भिन्न परमाणुओं का नाभिक भिन्न है। ठीक, तो ये 5 पॉइंट रदरफोर्ड के क्या है, निष्कर्ष है। आप पहले इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद हम देखते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से जो निष्कर्ष निकला है, इस निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया है। तो रदरफोर्ड का मॉडल, अगला हेडिंग आप डालो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखो, इसमें सन 1911 ईस्वी में अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। जो निम्नवत है। पहला मॉडल इनका परमाणु के आकार पे, दूसरा मॉडल नाभिक के आकार में। तो
इन्होंने क्या बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है ना, खोखला यानी अंदर से खाली है, जिसकी आकार कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻⁻10, नाभिक का आकार 10⁻⁻15, लेकिन परमाणु आपका बड़ा है ना, तो परमाणु को 10⁻⁻15 से कम बोलना है, 10⁻⁻10। तो लिखो पहला निष्कर्ष इनका क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जिसकी कोटि 10⁻⁻10 मीटर की होती है। दूसरा निष्कर्ष इनका क्या था, जो परमाणु का समस्त धनावेश है वह कहां एकत्रित है, एक छोटे से जगह में एकत्रित है, जिसको इन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला। परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि 10⁻⁻15 मीटर की है। तीसरा पॉइंट इनका क्या था कि अब बताओ, अगर परमाणु तो उदासीन है, अगर नाभिक में धन आवेश है तो बचा क्या, क्योंकि धन आवेश को बैलेंस करने के लिए ऋण आवेश भी तो होगा, तो नाभिक के तो अंदर पूरा धन आवेश बचा है, तो ऋण आवेश किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होगा, चांस ही नहीं है। नाभिक के अंदर तो सभी धनावेश हो गया, इलेक्ट्रॉन तो तृणावेश है, तृणावेश कहां होगा, नाभिक के बाहर वृत्ताकार गति में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा ना। तो अभी तीसरे पॉइंट में केवल आप ये मत बोलना नाभिक के चारों तरफ वो वृत्ताकार गति में चक्कर लगाएगा, केवल आप तीसरे पॉइंट में ये बोलना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर एक समान रूप से वितरित रहता है। तो तीसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में एक समान रूप से वितरित रहता है, और ये समस्त ऋणावेश किसके बराबर होगा, जितना नाभिक के अंदर धनावेश होगा। इस पर स्थित समस्त ऋणावेश नाभिक में स्थित धनावेश के बराबर या तुल्य होता है। अब आप खुद एक बात सोचो, क्या इनके तीसरे मॉडल में कुछ कमी नहीं है क्या, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में एक समान रूप से वितरित है। जैसे मान लो नाभिक के अंदर ये बोल रहे हैं कि नाभिक के अंदर पूरा क्या है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हर जगह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, नाभिक में धनावेश, धनावेश ऋणावेश को खींच के अपने अंदर ले लियो, यानी पूरा ऋणावेश खींच के कहां चला जाएगा, नाभिक में। तो फिर कैसे ये बात हुई, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला गया फिर इलेक्ट्रॉन बाहर बचेगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा ही नहीं तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरा प्लस आवेश माइनस आवेश मिलकर कितना हो जाएगा, तट से 0 हो जाएगा, परमाणु उदासीन हो जाएगा, यानी अंदर से भी उदासीन हो जाएगा, नाभिक में उदासीन हो जाएगा, नाभिक में कोई आवेश भी नहीं बचेगा, जो कि नाभिक में जबकि क्या होता है, धनावेश। तो इन्होंने सोचा अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन केवल ऐसे नहीं बैठ धसे हुए हैं या बटे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार गति कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो आप एक पत्थर लो, पत्थर रस्सी से बांधो और रस्सी से बांध के पत्थर को घुमाओ, क्या अपने उंगली से उस रस्सी के द्वारा पत्थर को हमेशा अपने अंगूठे की तरफ खींचो कि नहीं खींचो, लेकिन क्या पत्थर आ गया उंगली की तरफ आपके,
वो वृत्ताकार तो गति कर रहा है नहीं, यानी जब वृत्ताकार गति कोई करता है तो उसे बाहर पे एक बल लगता है, हम अंदर पे बल लगाएंगे, वो बल बाहर वाला बल अंदर वाला बल बैलेंस हो जाएगा और अपना वृत्ताकार गति। तो अगर यहाँ पर अंदर की तरफ बल लग रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, यानी ये वृत्ताकार गति कर रहा होगा, जिससे इस पे बाहर की तरफ एक बल आ जाएगा और दोनों बल बैलेंस हो जाएगी। तो इन्होंने बस अपने ये जो तीसरा अपना इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया है, यानी अपना मॉडल का जो तीसरा पॉइंट है, इस केवल पॉइंट का बचाव करने के लिए इन्होंने चौथा पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल वैसे नहीं वितरित है, ये एक समान रूप से इसके चारों तरफ वृत्ताकार गति करे, क्योंकि जब वृत्ताकार गति करेगा तो जो अंदर प्लस आवेश खींच रहा है ये अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो उसपे अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ पे बल लगता है। जैसे आपने उसे रस्सी से बांध के पत्थर को नचाया तो आपने केंद्र की तरफ हमेशा उसे खींचा कि नहीं खींचा है, तो जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसी को तो अभिकेंद्रीय बल करते हो, तो जो नाभिक इसको खींचता है यही इसके लिए अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर देगा। तो चौथा पॉइंट में आप लिखो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता है। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल, इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया, ऐसे लिख लेना, वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि नाभिक इसको आकर्षित करेगा। वैद्युत आकर्षण बल वृत्ताकार गति के लिए किसका कार्य कर जाता है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। ठीक, तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो। फिर हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। अब देखो इनके परमाणु मॉडल की कमी क्या है। देखो रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल की कमियां हैं, इन्होंने एक लास्ट सिद्धांत दिया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? वृत्ता। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है क्या? ऋण आवेश होता है। तो उस समय तक मैक्सवेल नाम सुने होंगे ना, तो मैक्सवेल ने अपना एक वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो मैक्सवेल के अनुसार क्या था कि अगर कोई भी आवेशित कण, जैसे मान लो कि ये कण है, इस कण पे क्या है? कुछ आवेश है। अगर यह कण त्वरित होगा, त्वरित होने का मतलब ये गति करेगा, और इसका गति कैसा होना चाहिए? एक्सीलरेटेड होना चाहिए, यानी त्वरित होना चाहिए। अगर कोई कण त्वरित गति का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप बाइक चलाते हो ना, एक्सीलरेटर देते हो तो एक्सीलरेशन क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, या स्पीड को ब्रेक लगाते हो तो स्पीड घटता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई आवेश गति करेगा, अगर वो त्वरित है, त्वरित होने का मतलब या तो उसका स्पीड बढ़ रहा है या तो उसका स्पीड घट रहा है, या तो जरूर है कि स्पीड बढ़ना और स्पीड घटना ही त्वरण होता है। कभी कभी वेग का डायरेक्शन बदलना भी त्वरण होता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वेग सदिश राशि है, सदिश राशि के पास परिमाण होता है और दिशा होता है। परिमाण बदलेगा तो भी वेग बदलेगा, और दिशा बदलेगा तो भी वेग बदलेगा, और वेग चाहे दिशा की वजह से बदले और वेग चाहे परिमाण की वजह से बदले, त्वरण आ जाएगा। तो जब भी कोई आवेशित कण त्वरित होता है, तो अगर ये त्वरित है यानी ये गति कर रहा है, इस समय इससे क्या निकलता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। मैक्सवेल का ये सिद्धांत था। मैक्सवेल ने उस वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत में ये बोला था कि जब कभी भी कोई आवेशित कण त्वरित होता है, त्वरित होने का मतलब अगर वो ऐसा गति कर रहा है जिसमें त्वरण है, तो गति करते समय वो अपने अंदर से वैद्युत चुंबकीय रूप में तरंगों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, यानी उसके अंदर से वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलते हैं। तो अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलेंगे, हर तरंग के पास ऊर्जा होता है, हर तरंग के पास क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो अगर इसमें से वैद्युत चुंबकीय तरंग निकल रहे हैं, यानी धीरे धीरे ऊर्जा निकल रहा है, यानी इसके ऊर्जा में कुछ न कुछ कमी होती होगी। भाई इसी में से तो ऊर्जा निकल रहा है, अगर इसमें से ऊर्जा निकल रहा है तो इसका ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। अब बताओ रदरफोर्ड ने क्या बोला? नाभिक, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति किया,
क्या अभी यहाँ पर बेग का डायरेक्शन है, यहाँ पर बेग का डायरेक्शन इधर, यहाँ पर बेग का डायरेक्शन है, क्या इसका बेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? वेग बदलने की वजह से, क्योंकि आपको पता है क्लास 11 में जब आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो वहां पर ये बात पढ़ा है कि प्रत्येक वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि यहाँ पर वेग का डायरेक्शन बदल रहा है। वेग का डायरेक्शन बदलने की वजह से, वेग सदिश राशि है, सदिश राशि के पास दो चीज, परिमाण और दिशा। तो अगर दिशा बदल रहा है तो ही वेग बदल रहा है, और वेग का ही बदलना क्या कहलाता है? त्वरण। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है क्या एक प्रकार का त्वरित गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा तो इससे क्या निकलेगा? वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो अगर इससे वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगा तो इससे ऊर्जा में कमी आएगी, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। अब बताओ, जब इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगा तो पहले जो बड़ा बड़ा त्रिज्या वाले सर्कुलर मतलब पथ पे चल रहा था, तो अब वो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कमी होते 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 हो, क्योंकि ऊर्जा जब कम होगा तो छोटे पथ पे गति करेगा और छोटे पथ पे गति करेगा, और एक टाइम आ जाए उसका ऊर्जा एकदम खत्म हो जाएगा, नाभिक उसको तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा, और ऐसे गति करते करते वो कहाँ? नाभिक में पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला गया तो फिर क्या मतलब रह गया परमाणु की? परमाणु का फिर अस्थायित्व ही नहीं रह जाएगा। तो यही क्या है? इनकी सबसे पहली कमी है। और जब ये ध्यान से देखो, पहले यहाँ पर जब यहाँ पर था तो इतनी बड़ी ऊर्जा को निकाला होगा, फिर जब इसका ऊर्जा थोड़ा सा कम हुआ होगा तब फिर और छोटा पथ पे आएगा तो उससे कम ऊर्जा निकाला होगा, फिर और उससे थोड़ा सा कम ऊर्जा निकाला होगा। यानी परमाणु लगातार सतत ऊर्जा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? यानी पहले 10 जूल का निकाला होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, यानी हर प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त निकालना होगा, क्योंकि ऊर्जा लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। तो जब यहां पर था तो इतने के बराबर ऊर्जा निकाला, जब उससे थोड़ा सा कम इसका ऊर्जा हुआ तब इतने के बराबर ऊर्जा निकालेगा, यानी लगातार छोटा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम ऊर्जा निकालता रहेगा, और जब यहां पहुंचेगा तो जीरो ऊर्जा, मतलब कोई ऊर्जा ही नहीं बच जाएगा, तो कुछ क्या ऊर्जा निकालेगा। यानी इसके कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो, स्पेक्ट्रम मतलब वो जगह जो लगातार ऊर्जा निकाल रहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब आपने क्लास 10th में पढ़ा है, प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं तो जो सामने आपके पर्दा रखता है उस पर्दे पे जो आपको कलरफुल डिजाइन मिलता है उसी को आपने उस स्पेक्ट्रम बोला है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब वो आपका कलरफुल वो जो मिला। यहाँ पर ऊर्जा को आप दर्शा दोगे तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोल देंगे, क्रम से बस आप उसको दर्शा दो तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला स्पेक्ट्रम मिला है, सबसे बड़ा वाला ऊर्जा मिला है, फिर उससे छोटा वाला मिला है, फिर उससे भी छोटा वाला मिला है, फिर उससे भी कम वाला मिला है, यानी सभी प्रकार का ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सतत स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? सतत स्पेक्ट्रम। जबकि किसी परमाणु के कारण जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो देखा गया वो सतत ना होके क्या होता है? रेखीय। रेखीय यानी हो सकता है अगर एक 10 जूल वाला है तो फिर आगे 9 जूल वाला ही है, या 8 जूल वाला है, फिर अगला 3 जूल वाला ही है, फिर अगला 0.5 जूल वाला, यानी कुछ एक है, फिर कुछ दूसरा है, फिर कुछ दूसरा है, कुछ तीसरा है, कुछ इस तरीके का ऊर्जा है। यहाँ पर 1.5 में लिखे, चलो हम क्या लिख देते हैं? 1। यानी हर प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है परमाणु कारण, कुछ डिस्क्रीट अलग अलग ऊर्जा मिलता है। इसी को कहते हैं रेखीय। एक रेखा हुआ, ये दूसरी रेखा हुआ, ये तीसरी हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? जबकि इनके हिसाब से क्या है? 10 वाला मिला, फिर 9 वाला, फिर 8 वाला, फिर हर प्रकार का ऊर्जा मिल रहा है। तो कमी है ना? तो यही इनकी क्या है? दूसरी कमी है। इनके हिसाब से स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत। लेकिन जबकि होता कैसा स्पेक्ट्रम? रेखीय। तो इन दोनों चीज का ये व्याख्या नहीं कर पाए, ये इनका क्या है? कमी। और इसी कमी को बोर ने सुधारते हुए अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया। तो चलो अब आप हेडिंग डालो रदर, या एक काम करो फिर आज यहाँ तक बस करते हैं ना, इनकी जो कमी है उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।